पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे उस पे जान अपनी। जय श्री राम। योगेश अनंत खाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे कोई 30 मार खां हो उसकी कुछ नहीं चलती। यही हुआ। मुगलों की तरह निजाम और उसके बेटे सब ने अपनी जो घिनौनी जिंदगी थी ना वो जी ली और समय आने पर मर गए। आपको याद होगा वो त्रिचनापल्ली का युद्ध। त्रिचनापल्ली के युद्ध में नवाब चंदा और निजाम का बेटा मुजफ्फर जंग ने फ्रेंचों की मदद ली थी। मात्र युद्ध के बाद 8-15 दिन में मुजफ्फर का खून हुआ और बूसी ने सलाबत जंग को निजाम बना के गद्दी पे बिठाया। जब मराठाओं के विरुद्ध फ्रेंच लड़े थे तो पहली बार मराठाओं ने फ्रेंच तोपों का सामना किया है। ये तोपखाने का पठानी सरदार था मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान और इब्राहिम खान ये दोनों पठान थे और दोनों उत्तम दर्जे के प्रशिक्षित गोलंदाज बन चुके थे। फ्रेंच तोपों के विशेषज्ञ ये दोनों माने जाने लगे थे। कुकड़ी के युद्ध में इन्होंने अपना जलवा मराठाओं को भी दिखाया था, तो जाहिर है नाना भी उनको अपने पक्ष में लेने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। कुकड़ी के युद्ध के हारने के बाद बूसी ने मुजफ्फर खान को निकाला तो नाना ने बिना विलंब उसको मुजफ्फर खान को अपने यहाँ रखा। मुजफ्फर खान की मदद से नाना अब तोपों के उत्पादन के पीछे लगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। पुरंदर के सोनेरी नाम के गांव में यशवंतराव पानसे रहते थे। यशवंतराव पानसे को शाहू ने तोपखान का प्रमुख बनाया था जब से शाहू जिंदा थे। आगे जब शाहू का निधन हो गया, शाहू महाराज का, तो साउथ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी नाना ने अपनाई थी, मैंने आपको बताया था। तो यही यशवंतराव के बेटे थे माधवराव। माधवराव ने कर्नाटक की मुहिम पर बहुत बढ़िया पराक्रम दिखाया था, अपने तोपों का जलवा भी दिखाया था। उसके तोपों ने कमाल किया था। अब बूसी को भी नौकरी पे रखने का विचार नाना ने बारंबार अपने पत्र में व्यक्त किया है। बूसी से संबंध जो उसने बनाए थे वो टिकाने के पक्ष में हमेशा नाना था। 1755 के बाद मुजफ्फर खान मराठाओं के यहाँ निश्चित नौकरी करने लगा। 24 अक्टूबर 1754 से अप्रैल 1755 अक्टूबर से अप्रैल तक चली नाना की इस कर्नाटक मुहिम में महादजी अंबाजी पुरंदरे उसके तोपखाने का प्रमुख था और मुजफ्फर खान उसके कमांड में अंडर काम करता था। अब एक दिन रोज की जो हम पठानों की हाजिरी देते थे तो उस हाजिरी के विषय में कुछ महादजी पुरंदरे और मुजफ्फर खान इन दोनों में अनबन हो गई और अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई। तो इससे अपना ये जो मूर्ख अहंकारी मुजफ्फर खान था उसने तुरंत पेशों की नौकरी छोड़ दी और श्रीरंगपट्टनम चला गया, जहां सावनूर के नवाब के यहाँ वो नौकरी करने लगा। 1756 में जब नाना सदाशिवराव भाऊ के साथ सावनूर पे चढ़ा तो निजाम ने हार मान ली। हारने के बाद संधि कर ली। इस संधि के तहत नवाब ने पठान को तुरंत
नौकरी से निकाल बाहर किया। बूसी ने बाद में उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। दरअसल ये मुजफ्फर खान पठान पुणे आया हुआ था। नाना के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। ऐसे विश्वासघात की पठान के सदाशिवराव भाऊ ने मना करने पर भी नाना ने फिर से मुजफ्फर खान को नौकरी पे कायम कर दिया। 1755 में पुणे में सदाशिवराव भाऊ के हत्या का भी एक प्रयत्न हुआ। शक तो मुजफ्फर पे ही था, जाहिर है, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ मुजफ्फर से नफरत करता था। आज तक किसी को पता नहीं चला। खैर, ऐसी कॉन्स्पिरेसी के पीछे सैकड़ों कहानियां होती ही है, हम सबको पता है। 1856 के पर्जन्य ऋतु से आगे 3-3.5 साल लगभग ये पठान अपनी सेवा मराठाओं को देते रहा। 1757 में सिंदखेड़ में भी ये पठान नाना के साथ मौजूद था। 1758 के दिसंबर में जवार और त्रंबक किले में जो विजय मराठाओं ने प्राप्त की, उसमें प्रमुख भूमिका इसी मुजफ्फर खान की थी। इसके बाद पता नहीं, इसके बाद इब्राहिम खान जैसे मराठाओं के पास नौकरी की मांग के लिए आ गया। नाना ने उसको हाँ कह दी। तो ये हमारा सनकी अहंकारी मुजफ्फर खान और एक उसका जमई था, वो भी सनकी था, उसका नाम था हैदर खान। अब हैदर खान और मुजफ्फर खान, इन दोनों ने 28 अक्टूबर 1759 में एक शिविर में बैठे सदाशिवराव भाऊ पर हथियार चला दिया। गनीमत है कि नागोजी गुजर बीच में आया और भाऊ को बचा लिया। तुरंत हैदर खान को पकड़ लिया, जमाई राजे को अपने। अब हैदर खान को पकड़ने के बाद षड्यंत्र खुल गया। षड्यंत्र में सामने आया मुख्य पात्र मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान ने भी बाद में भरी सभा में कबूल किया कि हाँ, ये षड्यंत्र मैंने किया था। आज की तरह मित्रों, ये याकूब मेनन, आपको पता है ना नाम, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जिसको फांसी की सजा दी गई थी, सीए था ये बाय द वे। ये दरिंदा याकूब मेनन और उसको बचाने वाली अपनी खान मार्केट यूथियन गैंग, भारत विरोधी गैंग जो है, ये फटाफट अपने कोठे पे चली गई और रात को तकरीबन 1 बजे, हमारा सुप्रीम कोठा खुला था। सुबह 5 बजे याकूब मेनन को फांसी देनी थी, लेकिन 1 बजे रात को, मात्र 4 घंटे पहले, हमारा सुप्रीम कोठा बैठ गया था। हुआ कुछ नहीं, बाद में फांसी तो उसको हो ही गई, ये भी हम जानते हैं। ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। इन दोनों पठानों को, जमाई राजा और ससुर, इन दोनों को तुरंत उन दोनों का सर कलम कर दिया गया। इस षड्यंत्र में और एक उनका साथी मिला हुआ था, उसका नाम था रामचंद्र प्रभु। अब उसको भी नाना ने मरते दम तक सिंहगढ़ के कैद खाने में ठूस दिया। उसके बाद तुरंत सुबह 2000 की फौज लेके मराठा मुजफ्फर के घर पहुंचे। उसके परिवार को कैद कर लिया गया और उनको भी सिंहगढ़ के कैद खाने में ठूस दिया गया। अब ये एक सामान्य मनुष्य की कथा है। पठान थे, है ना, उनके नौकरी पे गा जाई तो अहंकार के चलते उन्होंने हमले का कोशिश की, पकड़े गए, सर कलम हुआ, बस कहानी खत्म। यही तो सामान्य कहानी है, ये हमेशा हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर आज कहानी बदल देते तो भी वो सामान्य ही कहानी लगती। इसमें कुछ है ही नहीं, बताने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है, विश्लेषण के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस सामान्य मनुष्य की सामान्य कहानी को तड़का लगाया कौन दूसरा हो सकता है, हमारा झूठ मास्टर, मक्कार, अंग्रेज इतिहासकार ग्रैंड डफ। अब ग्रैंड डफ ने
इस षड्यंत्र के पीछे गोपिकाबाई का नाम लिया है। पता नहीं, उसने रेफरेंस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सोर्स भी नहीं दिया है, कोई पत्र भी उसने प्रदर्शित नहीं किया है कि भाई इस पत्र के आधार पे मैं ये कह रहा हूं। तथ्य कोई, बिल्कुल एक तथ्य डफ ने सामने नहीं रखे, लेकिन फिर भी डफ का दावा तो था कि भाई इस षड्यंत्र के पीछे गोपिकाबाई प्रमुख है। उसने एक नई कहानी लिख डाली, और मजे की बात है, कहानी कब लिखी? 1904 में लिखी। और जो कहानी लिखी है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो बकवास कहानी है, लेकिन आप समझ लो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, बस यही है। पता है ना आपको भानुमति कौन थी? वो दुर्योधन पत्नी की एक कथा है, हम उसे अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे घटनाओं पे मित्रों मेरा एक छोटा सा विश्लेषण मैंने टाइप कर रखा है, आप सुनो और स्वयं निर्णय भी करो कि 1715 से उत्तर हिंदुस्तान में मराठाओं ने विस्तार शुरू किया, ये तो हमने देखा। 1740 तक पूरा मालवा हो, बुंदेलखंड, गुजरात और मुगल की जड़ें उखाड़ने का काम बाजीराव ने 1740 तक किया। 1740 से 1760 के बीच में, इस 20 साल में नाना ने निश्चित अपने पिता का और श्री शिवराय का काम आगे बढ़ाने का काम किया। बाजीराव उत्तर की ओर बढ़ा तो नाना दक्षिण की ओर बढ़ा। बाजीराव ने गायकवाड़, पवार, होलकर, नागपुरकर, भोसले बलाढ्य बनाकर काफी हद तक मध्य हिंदुस्तान में स्थैर्य लाने का काम किया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह तो हमेशा चलती रही, उसको छोड़ देते, लेकिन काफी हद तक इन सबको बलाढ्य बना के, इन सब अपने सरदारों को ताकतवर बना के स्थैर्य देने का काम बाजीराव ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य से नाना ये गायकवाड़, पवार, होलकर जैसा उत्तुंग व्यक्तिमत्व खड़ा नहीं कर सका। नाना 20 साल में हमेशा वार्ताएं या संधि, इन दोनों में उलझा रहा। हाँ, आर्थिक परिस्थिति जो बहुत नाजुक हो गई थी उसको पूरी तरह से नष्ट करके आर्थिक स्थैर्य देने का काम नाना ने किया है। लेकिन नाना उस चक्कर में परिणाम कारक नया नेतृत्व आगे नहीं ला सका, ये सत्य है। समय के साथ अपनी चाल तो नाना बदलता गया, ये मान्य है, लेकिन वैयक्तिक तौर पे सामूहिक नेतृत्व जो उसका दिखता है, उसमें थोड़ी सी कमी लगती है। नई पीढ़ी, नई सोच, इसका अभाव भी नाना के इस 20 साल में हमें दिखता है। 1740 से 1760 तक हर बार शिंदे, होलकर, इन दोनों पे ही निर्भर रहना शायद कम किया जा सकता था, लेकिन नाना इन दोनों पे ही निर्भर रहा आखिर तक। मुरारराव घोरपड़े, दक्षिण में तंजावर के भोसले, इन जैसों को और अन्य को भी, और हाँ, ये हमारे पटवर्धन जो थे, पटवर्धन ने तो अपना पराक्रम और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था, रास्ते ने दिया था। गोविंदराव पटवर्धन ने तो दिया ही है, मैंने अभी अभी बताया आपको। लेकिन पता नहीं नाना उन्हें होलकर, पवार और शिंदे जैसा शक्तिशाली बनाकर दक्षिण में खड़ा नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कि नाना भी अंग्रेज जैसा अगर आस्ते कदम चलने की कोशिश करता, पता नहीं क्या होता। वंदे मातरम।